नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां यूनूस का तख्ता पलट होगा क्या। जी हां, इस तरीके की कुछ खबरें वहां पर सामने आ रही हैं और कट्टरपंथियों ने खुली धमकी इस वक्त मोहम्मद यूनूस को दे दी है। दरअसल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था उन्हें, लेकिन जब 24 घंटे के अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नजर नहीं आई तो उसके बाद में कट्टरपंथियों ने खुली धमकी इस समय मोहम्मद यूनूस को दे दी है। क्या कुछ है वहां के ताजा हालात, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से कोई ना कोई परेशानी, क्योंकि आज भी आपको बता दें तो 3 राज्यों की आज भी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट सामने आने वाली है और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश की भी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट आज सामने आएगी। और ऐसे में इससे पहले 5 राज्यों की लिस्ट पहले ही सामने आ चुकी है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा विरोध इसका हो रहा है। ममता बनर्जी सबसे ज्यादा इसको लेकर के परेशान नजर आ रही हैं। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण खबर, जहां यमराज से भी भिड़ गया कांस्टेबल और 16 परिवारों को बचाया है। आखिर कौन है ये जांबाज पुलिस वाला, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में यूनूस सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूनूस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद इंकलाब मंच ने अब बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि वो सड़कों पर उतरेगा। आपको यह भी बता दें कि जब से मोहम्मद यूनूस सत्ता में आए हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है और हाल ही में हादी की हत्या के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इसी दौरान हिंदू युवक दीपू की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए भारत ने भी कड़े कदम उठाए हैं। भारत की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में बांग्लादेश के खिलाफ कई जगह से विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें दीपू की हत्या के विरोध और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की गई। इन सब के बीच यूनूस ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूनूस की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू। तो आपको बता दें कि यूनूस की कुर्सी का काउंटडाउन इस समय शुरू हो चुका है, जहां अंतरिम सरकार पर इस वक्त खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन इंकलाब मंच की बड़ी धमकी दी गई। पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम मोहम्मद यूनूस को दिया गया, उसके बाद में अब ये बड़ी धमकी दे दी है और सत्ता से बेदखल करने के लिए आंदोलन किया जाएगा, ये धमकी इस समय दी गई है इंकलाब मंच की तरफ से। और कहा गया कि हादी को न्याय मिले और हादी को न्याय बिना मिले कोई भी चुनाव वहां पर नहीं कराया जाएगा। हादी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम इंकलाब मंच की तरफ से दिया गया था, लेकिन उस 24 घंटे बीते 24 घंटे में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और मांगे ना पूरी होने पर और एक्शन लेने की बात भी इस वक्त कही जा रही है। तो सीधे तौर पर देखें तो यूनूस की कुर्सी पर इस वक्त खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसे में मोहम्मद यूनूस की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तय समय पर ही चुनाव होंगे, लेकिन इंकलाब मंच की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक हादी की हत्या जिसने की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक कोई चुनाव नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश जो है वो भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया उससे भी काफी गुस्से में है और बौखला गया है। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से भारतीयों के लिए वीजा सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है। काउंसलर सेवाएं भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली स्थित उच्चायोग के बाहर नोटिस लगाया गया है इसको लेकर के और बांग्लादेश हाई कमीशन का बयान भी इसको लेकर सामने आ गया, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो भारत की तरफ से भी कदम उठाया गया था, एक्शन लिया गया था और अब अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यह अहम फैसला लिया गया बांग्लादेश की तरफ से और हाई कमीशन ने असुविधा के लिए खेद भी जताया है। तो ऐसे में इससे पहले अगर हम देखें तो भारत ने भी वीजा सर्विसेज रोकी थी, जिसके बाद में बांग्लादेश की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। भारत ने वीजा सर्विसेज जो है उन पर रोक लगाई थी हाल ही में
रविवार की जब हम बात करें तो रविवार को चटगांव में भारत ने सेवाएं जो हैं वो निलंबित की थी और अगले आदेश तक इन सेवाओं के निलंबित रहने की जानकारी दी गई थी। दरअसल बांग्लादेश में जो इस समय हालात बने हुए हैं तनावपूर्ण, उन हालातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ही अब इसको वापस खोलने पर विचार किया जाएगा, ये बात कही गई। हादी की मौत के बाद तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई बांग्लादेश में और कई जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आई, आगजनी की खबरें सामने आई और बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। और जब भारत ने यह बड़ा फैसला लिया तो उसके बदले में बांग्लादेश ने भी इसी तरीके का फैसला लिया है वीजा सर्विसेज को लेकर के। लेकिन जहां एक तरफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हिंदू युवक की हत्या से काफी आक्रोश इस समय देखने को मिल रहा है और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नजर आए, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के जरिए। बैरकपुर और बनगांव में ये विरोध रैली निकाली गई है जो बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की गई। बनगांव में मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया है और साथ ही आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर भी कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान वहां पर शामिल रहे इस विरोध प्रदर्शन में। तो ये तो खाली पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, लेकिन इसके अलावा देश में अलग अलग राज्यों से भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं और सीधे तौर पर मांग की गई है कि जो हिंदू युवक दीपू जिसकी हत्या भीड़ ने कर दी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको न्याय दिया जाए और न्याय की मांग के जरिए ही ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता भी जाहिर की जा रही है और रूस की तरफ से एक नसीहत भी बांग्लादेश को दे दी गई है। क्या नसीहत दी है बांग्लादेश को वो आपको बताते हैं। रूस की तरफ से बांग्लादेश में रूसी राजदूत की तरफ से ये अपील की गई है सीधे तौर पर और इसमें कहा गया है कि तनाव को रोकने का कोई ना कोई रास्ता आप जरूर निकालें। ये नसीहत रूस की तरफ से बांग्लादेश को दी गई है और कहा है कि भारत के साथ तनाव कम करना बहुत जरूरी है। तनाव जितनी जल्दी कम होगा उतना ही अच्छा है और आपसी भरोसे और विश्वास पर ही रिश्ते आधारित हों। तो सीधे तौर पर हर तरफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर निंदा भी हो रही है, चिंता भी जाहिर की जा रही है और जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ जिस तरीके से हिंसा का माहौल है उसको लेकर भी काफी चिंता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को की टारगेट किलिंग भी लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खलबली मची हुई है इस खबर को लेकर के और बिगड़ते हालातों से यूएन की जो महासचिव है वो इस समय काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हर अल्पसंख्यक को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सीधे तौर पर यह जोर दिया गया और साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं, ये बात एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कही गई है जो यूएन के महासचिव है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चौतरफा निंदा भी हो रही है बांग्लादेश में जो हिंसा लगातार जारी है, अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। हमारे साथ फोनलाइन पर इस वक्त नवल संघ परमार जुड़ रहे हैं। नवल संघ परमार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात है, क्योंकि इस समय मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नवल संघ परमार जी, देखा जाए तो कल का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इंकलाब मंच, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं उसको, उनका ये कहना था कि आने वाले 24 घंटे में उनके जो हादी का जो मर्डरर है उनको पकड़ा नहीं गया तो हम जो है ये यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनुस गवर्नमेंट को गिरा देंगे या हम आगे इलेक्शन, जब तक उनको पकड़ा नहीं जाता है तब तक इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनुस को कुर्सी पे बैठाने में जिसकी एक भूमिका थी, सम ऑफ द जो फ्रंट रनर है उसमें से एक था। अभी देखा जाए उस मामले को अगर हम एनालाइज करें तो उससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश में जो अवामी लीग के अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टियां है या पॉलिटिकल गुट है उसमें बीएनपी है और अब जमात इस्लामी और छोटी मोटी और संगठन है, पार्टियां है, वो है जिनके सपोर्ट से यूनुस अभी इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मुखिया बने बैठे हुए हैं। उनमें से काफी सारे फैक्शन जो है बांग्लादेश में अभी वो उनसे नाराज है। सबको कहीं ना कहीं इंटरिम गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ उनको रियायत की जरूरत है या उनको कुछ फेवर चाहिए, बेनिफिट दे वांट्स फॉर देयर
पॉलिटिकल एडवांसमेंट या कोई भी हो उसका, वो सबको यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन सेटिस्फाई करने की कोशिश में नहीं है। तो उसको चलते जिन लोगों ने उनको कुर्सी पे बिठाया, उन्हीं में अभी जो है एक गवर्नमेंट के खिलाफ एलिगेशन, कंडेमनेशन, वो जी। उनको बोल रहे कि उनका जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। जैसे हम्म। मीडिया ऊपर अटैक हुआ, उसके अंदर भी जो सिटीजन नेशनल सिटीजन पार्टी जो है, सिटीजन पार्टी, उसके जो लीडर है उसने भी कहा कि या तो पूरा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का एक सेक्शन जो है ये हिंसा जो हुई है उसमें शामिल है, या जी। उनकी उनकी जो है रहम नजर है उसके ऊपर। जी। कल एक और स्टेटमेंट आया एडिटर काउंसिल ऑफ बांग्लादेश के जो चेयरमैन है उनका, कि उनका भी यही कहना था कि या तो गवर्नमेंट पूरी तरह से शामिल है हिंसा में, या गवर्नमेंट का उस सेक्शन जो है वो हिंसा होने दिया उसने। क्योंकि जिस तरीके की वारदात हुई है, मीडिया पे अटैक हुआ, उससे पुलिस हेडक्वार्टर जो है बहुत ही नजदीक है, और 1-2 घंटे तक पुलिस फोर्स का नहीं पहुंचना है वहां पे। वो जी। 10 मिनट का रास्ता है और 2 घंटे तक पुलिस या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का नहीं पहुंचना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। तो जी। ये जो चीजें है, बांग्लादेश का जो सिविल सोसाइटी है बहुत पतला है वैसे अभी देखा जाए तो, और डरा हुआ था, वो पहली बार सामने आया है और उन्होंने यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को खुल के क्रिटिसाइज किया है। उसमें देवप्रिया भट्टाचार्य हो, रिनोन इकोनॉमिस्ट है, या जो भी बड़े न्यूज़पेपर है उनके जो एडिटर इन चीफ है, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, जी। उन्होंने खुल के यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया। जी। हालांकि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो उनका जब भी मौका मिलता है तो जी उनके नवाज साहब। क्वेश्चन करता है, लेकिन उनकी एक मजबूरी है कि वो चाहता है जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और इलेक्शन के लिए ये अभी का जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बना रहना उनके लिए जरूरी है, लेकिन वो नवल उनकी संघ, अगर मजबूरी हम है। देखें तो हाल ही में मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने ऐलान किया है कि जो तय समय है बांग्लादेश में तभी चुनाव होंगे, और वहीं दूसरी तरफ जो इनकलाब मंच है वो कह रहा है कि जब तक हादी के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। एक्चुअल में इंकलाब मंच तो एक मोहरा है, उसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स जो है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो चाहता है कि बांग्लादेश में इलेक्शन ना हो। तो इंकलाब मंच तो एक मोहरा है, और बीएनपी एक और उनके साथ जुड़ी पार्टियां है, वो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो इलेक्शन नहीं रोकने के लिए कोशिश होनी संभावित है बांग्लादेश में। इलेक्शन आने वाली फरवरी में इलेक्शन को रोकने का कोशिश होगा, और जब भी कुछ मौका मिलेगा, जैसे हादी का जो इंसिडेंट हुआ, वो जी। एक मौका मिला और उसको खुल के यूटिलाइज किया। जो फोर्स इलेक्शन नहीं चाहता है, जो फोर्स जी। अपना फंडामेंटलिस्ट एजेंडा बांग्लादेश में फैलाना चाहता है, जो इंटिमिडेशन, डराने की डर का माहौल बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मौका मिला। जी कल नवाज साहब। खुलना में भी एक इंसिडेंट हुआ, जब जहां वो एक एनसीपी जो नया सिटीजन पार्टी है स्टूडेंट्स का, उसके एक लीडर को उसको गोली मार दी। हालांकि अभी वो सीरियस है उनका। तो ये वारदातें जो हो रही है, वो कहीं जी। ना कहीं जो फंडामेंटलिस्ट फोर्स बांग्लादेश में काफी हावी है, जी। वो उनका एक एजेंडा ये है कि जो लिबरल फोर्सेस है उनको डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि वो जी। बाहर ना निकले, और आने वाले समय में इलेक्शन को जितना बिल्कुल। रोका जाए उसको पीछे ठेला जाए, जी। और अपना एजेंडा जो है, वो जी। एजेंडा, वो तौहीदी जनता, उसमें नाम आता है बार बार, तौहीदी बिल्कुल नवाज जनता। साहब। तो जी। वो ना तो बांग्ला नेशनलिज्म चाहता है, ना डेमोक्रेसी चाहता है, ना उनको फिलहाल डेमोक्रेटिक नवल वैल्यू सिंह, से आप कोई लेना देना है। बांग्लादेश की जो अभी फिलहाल की स्थितियां हैं उन पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब एक एक करके हर राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है, जिसमें आज 4 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि इससे पहले 5 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें करीब 1 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए इन 5 राज्यों की जब हम बात कर रहे तो। और नाम हटने के बाद से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। नाम हटने को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर वो हमलावर हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए, और ये वो मतदाता थे जो डुप्लीकेट थे, या फिर शिफ्ट हो गए कहीं दूसरी जगह, मृत पाए गए, या फिर जिनका कोई पता ही नहीं चल पाया। अब ऐसे वोटर्स के नाम कटने में सबसे ज्यादा दिक्कत ममता बनर्जी को ही हो रही है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे ताजा अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट।
जी हाँ, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी की जाएगी, जिसमें सीईओ, डीईओ, राजनीतिक दलों को इसकी हार्ड कॉपी भी सौंपी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी इस सूची को, इस लिस्ट को अपलोड किया जाएगा और इसके साथ ही वेबसाइट पर आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। अनुपस्थित और साथ ही मृत वोटर्स की अलग से सूची भी रिलीज की जाएगी और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी ऐसे में सार्वजनिक की जाएगी, जो डुप्लीकेट मतदाताओं की जो पूरी सूची है। और ऐसे में जो जिन राज्यों की ये सूची जारी की जा रही है, वहां के जो लोग हैं वो अपनी लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए अपील भी की गई है और समय पर ही आप इसमें दावा और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसका आग्रह इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से भी किया गया है। सीधे तौर पर पारदर्शिता बढ़ाने पर चुनाव आयोग का ये सीधा फोकस है। पारदर्शिता जितनी जल्दी हो सके उसको बढ़ाने की कोशिश है। दरअसल आपको बता दें कि फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी इन सभी राज्यों की। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो 12 राज्यों में एसआईआर की जो वो पूरी प्रक्रिया है वो इस समय जारी है, जिसमें से 5 राज्यों की जो ड्राफ्ट वोटर सूची है वो जारी की जा चुकी है और बाकी राज्यों की 4 राज्यों की आज आएगी सामने। ये 12 राज्य आखिर कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश खास तौर पर है, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। अब ये वो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जहां पर इस वक्त एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है, जिनमें से 5 राज्यों की अभी तक सूची जारी की जा चुकी है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, और 4 की आज जारी की जाएगी। लेकिन इन 12 राज्यों में सिर्फ एक राज्य ऐसा है जिसकी मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा समस्या है, जिसको लेकर एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पर सीधा निशाना भी साधा गया। अमित मालवीय की तरफ से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ममता बनर्जी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री में अकेली ऐसी हैं जो विशेष गहन मतदाता संशोधन का लगातार विरोध कर रही हैं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने के प्रयास में सरकारी तंत्र और खुलेआम धमकियों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। तो सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित मालवीय नजर आए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर देखिए तो 12 राज्यों में एसआईआर की यह प्रक्रिया, लेकिन सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा समस्या है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, और इसको लेकर कई सारे गंभीर आरोप वो लगा रही हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां वो चुनाव आयोग पर करती हैं। कृतिका, देखिए 11 दिसंबर को जब इनरोलमेंट जो इन्यूमरेशन फॉर्म था, इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था 11 दिसंबर, और तब से लेके कल तक वो चुप थी। जब तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ पिछले मंगलवार को, उसके बाद से वो चुप थी। उन्होंने खुद भी मेंशन किया कल कि मैं अब तक चुप थी। क्यों चुप थी? क्योंकि कहीं जाके टीएमसी का ये गणित था कि 58 लाख तो बाद हुए, 58 लाख तो कट गए हैं, लेकिन 58 लाख से 24 लाख डेड है। यूं तौर पे जब हर साल रिवीजन होता है तब भी 1.5-2% नंबर कटता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि बाकी के जो ये 31,68,424 जिनको फर्स्ट फेज में हियरिंग के लिए अगले शनिवार से बुलाया जा रहा है, नोटिस सर्व होना शुरू हो गया है, उनमें से कितना कटेगा। और 1,36,00,000 जो 7,08,00,000 का जो वोटर है ना, 7,66,00,000 टोटल थे, 58 लाख कटे और रहे 7,08,00,000, उनमें से 1,36,00,000 पर कमीशन की एकदम बारीकी से नजर है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। और इनको पकड़ने के लिए कमीशन ने क्या किया? कमीशन ने सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है उनको तैनात किया, और उनको तैनात करते हुए साफ तरीके से कहा कि जो भी डेटा अपलोड किया है आप उसको बार बार जांचिए, क्योंकि बीएलओस के जो रोल्स है उनमें से भी कुछ ऐसे बीएलओस है जिनके खिलाफ कमीशन को स्टेप लेना पड़ा। तो ये सारा जो मांजरा हुआ, तब जाके सीएम ने क्या कहा? सीएम ने कहा कि कौन कौन सेंट्रल ऑब्जर्वर्स है, कहाँ रहते हैं, कौन कौन रहता है फैमिली में, सबका अता पता ले आओ। ये अपने वर्कर्स को कह रहे हैं। आप मानिए अपने आप में ये कितनी डरावनी वाली बात है कि आप सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, अपना काम करना चाहते हैं, आप अगर इस तरह से कहेंगे तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो यही जाएगा ना, वो लोग अपने आप से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, और ये समझने में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि अब टीएमसी को लग रहा है कि कहीं पे जाके
उनकी जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं जाके कमीशन का, चुनाव आयोग का कैंची चलने वाली है। तो वो जितना हो सके, क्योंकि वो तो मे आई हेल्प यू का कैंप जो कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा, उसमें भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स को कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन तरीके से अपलोड होगा हियरिंग में, उसका भी जांच कीजिए। उसका जांच कैसे करेंगे आप? आधार से, आप बैंक से, उनके जो ऑफिसर्स है, बिल्कुल देखिए ट्रैक रिकॉर्ड से कि ये सही है या फर्जी है। तो इतनी बारीकी से जितना स्टेप लिया है चुनाव आयोग ने, उसके चलते ममता बनर्जी स्टेटमेंट आया है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब अगली खबर दिल्ली पुलिस के एक जवान की, जी हां, जिसने बहादुरी दिखाते हुए मौत के दरवाजे पर खड़े 16 परिवारों की जान बचाई। आपको दरअसल आपको बता दें, जांबाज अनिल का वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यमराज से लड़ गए कांस्टेबल अनिल। तो जी हां, यूट्यूब से आग से बचने के गुण उन्होंने सीखे। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में ये मसीहा बन के पहुंचे थे। दरअसल 20 दिसंबर की रात को 9:39 की ये घटना है और उस वक्त एक इमारत में सिलेंडर में भीषण आग लग गई थी और सभी जो सिलेंडर है वो किसी भी वक्त फट सकता था और इसकी जानकारी तुरंत थाने पहुंचाई गई। बीट कांस्टेबल अनिल ने उस दौरान वहां मौके पर पहुंचे और बहादुरी दिखाई। फायर ब्रिगेड और PCR से पहले ही वो वहां पर पहुंच गए थे और असाधारण साहस का परिचय उन्होंने दिया। बेहद ही खतरनाक हालात थे और संभव नहीं था कि लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए और ऐसे में जलता हुआ सिलेंडर हाथ में लेकर अनिल दौड़े और अकेले ही किचन से बाहर सिलेंडर लेके निकले। गीले कपड़े से सिलेंडर की आग उन्होंने बुझाई। ये वीडियो इस समय आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो बहादुरी है उसका परिचय दिया है। दिल्ली पुलिस ने ये पूरी वीडियो शेयर की है। DCP द्वारका ने भी इस वीडियो को साझा किया है। तो सीधे तौर पर मसीहा बनकर ये कांस्टेबल वहां पहुंचते हैं और ये देखिए कितनी बहादुरी के साथ और अपनी जान की परवाह किए बगैर ये जांबाज पुलिस वाला रसोई में जाकर के जिस सिलेंडर में आग लगी हुई थी उस सिलेंडर को अपने हाथों से निकाल करके बाहर लेके आते हैं और उसको बुझाते हैं। वरना अगर हम देखें तो वो फायर ब्रिगेड का भी इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार करे बिना वो समझ गए उस चीज को और स्थितियों को वो पहले ही भांप गए कि अगर इंतजार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं देरी हो सकती है ऐसे में, और इसीलिए उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और 16 परिवारों की जान बचाई। तो बहादुरी की मिसाल बनते हुए सिपाही अनिल नजर आए हैं, जिनकी इस समय हर कोई व्यक्ति तारीफ करता हुआ भी
नजर आ रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई, कैसे इस आग को आपने बुझाया, तो उन्होंने बताया कि मैंने आग बुझाने के जो ये गुण हैं वो यूट्यूब के जरिए सीखे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, दिल्ली पुलिस का ये कांस्टेबल जिसने बहादुरी दिखाई और बिना समय गंवाए अपनी जान की परवाह किए बगैर सिलेंडर को रसोई से बाहर निकाला, जिस सिलेंडर में आग लगी हुई थी, और अब उनकी पूरी तारीफ इस समय की जा रही है। बिल्कुल कृतिका, देखिए कितनी उन्होंने वहां पर दिलेरी दिखाई। सिलेंडर जल रहा था, फट भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल रसोई से उसको खींच करके लेके आना, जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बहादुरी को सामने लेकर के आए और दिल्ली पुलिस कैसे आम जनता के साथ खड़ी रहती है, कितना उन्होंने संघर्ष किया। 16 परिवार उस बिल्डिंग में थे और सबकी सांसें अटकी हुई थी, सिलेंडर कहीं फट ना जाए, ब्लास्ट हो जाए, लेकिन बिल्कुल डरे नहीं, निडर होकर के आए और उस सिलेंडर को खींचते। उनके साथी उसमें कह भी रहे हैं बार बार संभल के आने, संभल के, लेकिन आप देखिए जैकेट वैकेट सब उन्होंने पहना हुआ था, उसको लगातार बजाने की कोशिश करते हुए बोले। क्या ये दिखाता है कि कितना अदम्य साहस उन्होंने दिखाया और वर्दी का जो उन्होंने मान सम्मान रखा, यहाँ पर दिखाया कि हौसलों की ये जो उनकी मिसाल है वो के लिए न केवल दिल्ली पुलिस गौरवान्वित बल्कि आम जनता भी उसकी जो है सराहना करते थक नहीं रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच रुक करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। We should not be very pessimistic about the modern scientific developments. Anything on the world, on the earth, there will be positiveness, there will be negativeness. It is the human being, we have to select the positiveness of that invention. We should know how to use that in the most positive way for the society, for our family, for our own. That is where the outstanding society or the victorious society is emerging. From healthcare, diagnostics and climate modeling to governance, education, finance and national security, artificial intelligence is reshaping how our societies grow and how individuals live and work. When I met our Vice Chancellor, our AICT Chairman and another professor, that I was very particular about only one thing. Our syllabus also should be changed according to the need of the society and we cannot be stagnant on anything today. The world is changing so fast. So we have to run along with it. If we are not having that outlook that we have to change ourselves, then we will be left out. In the race, nobody is going to wait for us. And I was told that today that in artificial intelligence, we are occupying the 3rd rank in the world. That is a very great achievement. But can we be satisfied with the 3rd rank? I think you all will agree with me that we are not, and we have to move towards the 1st rank. That is what is. We should be the #1 ranked country as far as the modern science of this artificial intelligence is concerned. And in February next year, India is organizing the global summit titled India AI Impact Summit 2026. That shows we are moving at a faster speed to match ourselves with the world. That is very, very important, and it is very essential. We have to match with the well-developed countries. That is the only way that we can come up. I am happy that today's event will act as a precursor to the World Summit, and I am also happy to launch the AI curriculum today. Yes, our Asiji was telling me, I was astonished
that 5 lakh families is going to discuss about AI on the dining table of their house. What a great change that is going to come. Whatever it is, whatever the modern science that has to be discussed by our own people, that is the real change in the outlook. I firmly believe that artificial intelligence should be an integral part of the curriculum in schools and colleges. Early exposure to AI will equip students with critical thinking, problem-solving skills, and future-ready competencies essential for technology-driven world. Artificial intelligence represents a landmark moment in the history of technological evolutions, just like the previous industrial revolutions. We missed the industrial revolution. For that, we have been left behind for nearly a century. Now, after this software technology, we become the number one. But still, we are lagging behind because we are not the number one in the hardware technology. We have to improve that. Now only that this government under the able leadership of Modi ji is taking every step. The chip manufacturing is possible in India. So this all should have been done 25 years back. Modi ji has sent me to Taiwan, our first MP delegation. I was a member of that under the Brijlal Verma ji. We all went there. तो नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नेशनल कॉन्क्लेव का ये आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए नजर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें समाज की मॉडर्न जरूरतों को अपनाना चाहिए और आज के समय में वैश्विक एआई में भारत तीसरे पायदान पर है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पर हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।